हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आई होप मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लेटेस्ट रिफॉर्म्स आए हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। जो एक नया रूल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेंडमेंट रूल्स 2021 इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और एक एक करके उन अमेंडमेंट को समझने वाले हैं। दोस्तों, मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने सीएसआर रिलेटेड सारे बेसिक्स को समझा था, सीएसआर के लॉजिक्स को समझा था कि सीएसआर क्यों करना होता है और सीएसआर किन किन कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, और एप्लीकेबिलिटी आने पे कंपनी को कौन कौन सी ऑब्लिगेशन करनी होती है, और ऑब्लिगेशन को कंप्लाई नहीं करने पे कंपनी पे कितनी पेनल्टी लगती है। और इसके अलावा हमने कुछ मिसलेनियस पॉइंट पढ़े थे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो अमेंडमेंट्स आए हैं रिसेंटली उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं देखा है और वो सीएसआर को विद कंसेप्ट समझना चाहते हैं, वो मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, और वो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अमेंडमेंट रूल्स आए हैं उससे एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज सीएसआर के अंदर ये आया है कि इन रूल्स से पहले सीएसआर ऑब्लिगेशन वॉलेंट्री थी, लेकिन इन रूल्स के इंट्रोडक्शन के बाद सीएसआर ऑब्लिगेशन मैंडेटरी हो गई है। मतलब पहले ये प्रोविज़न था कि अगर आपको सीएसआर अमाउंट, पर्टिकुलर सीएसआर में अमाउंट स्पेंड करना है और आप नहीं कर पाते हैं, कंपनी नहीं कर पाती है, तो आपको एक रीज़न स्पेसिफाई करना था बोर्ड रिपोर्ट में कि कंपनी क्यों सीएसआर में अमाउंट स्पेंड नहीं कर पाई। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, अब मैंडेटरी प्रोविज़न इम्पोज किए हैं कि अगर आपने एक बार किसी अमाउंट को सीएसआर के लिए अलोकेट कर दिया, ठीक है, उसको अप्रूव कर दिया टुवर्ड्स सीएसआर, तो आपको वो अमाउंट सीएसआर पर्पस के लिए ही यूज़ करना है। उसको आप फिर से प्रॉफिट का पार्ट नहीं बना सकते। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं सीएसआर में यूटिलाइज उसको, तो एक गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड फंड बनाए हुए हैं, उस फंड के अंदर आपको उस अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है। तो कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक यही है कि अब जो भी सीएसआर प्रोविज़न है वो वॉलंटरी नहीं रहे, अब मैंडेटरी इम्पोज हो गया है सीएसआर। दोस्तों, सबसे पहला अमेंडमेंट जो हम समझने वाले हैं वो है डेफिनेशन ऑफ सीएसआर। दोस्तों, पहले क्या था कि इंक्लूसिव डेफिनेशन दी हुई थी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, लेकिन अब गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट ला के डेफिनेशन को एक्सक्लूसिव बना दिया है। मतलब कुछ एक्टिविटी जो उन्होंने स्पेसिफाई की है उनको छोड़ के जो भी एक्टिविटी है, और वो एक्टिविटी शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 से यूनिफॉर्म है या इन लाइन विद शेड्यूल 7 है, तो वो सारी एक्टिविटी सीएसआर में गिनी जाएगी। लेकिन जो एक्टिविटीज़ उन्होंने स्पेसिफाई की हैं वो एक्टिविटी सीएसआर में इंक्लूड नहीं की जाएगी। चलो देखते हैं कि वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है। फर्स्ट नंबर जो एक्टिविटी है वो है कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो है कंपनी का, उसमें अगर कोई कंपनी एक्टिविटी करती है, एक्टिविटी अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, देन दैट एक्टिविटी विल नॉट बी इंक्लूड इन सीएसआर। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन दे दिया है कि कोविड-19 रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी होती है कंपनी की इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो एक्टिविटी सीएसआर के अंदर इंक्लूड की जाएगी, लेकिन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 21-22 एंड 22-23। दोस्तों, सेकंड एक्टिविटी जो है वो है एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी आउटसाइड इंडिया। इसके अंदर गवर्नमेंट का क्लियर मोटिव है कि अगर कंपनी इंडिया, जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है, और इंडिया के अंदर रह के उस सोसाइटी में रह के बिजनेस कर रही है और प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बेनिफिट्स हैं सीएसआर के वो भी विद इन द कंट्री होने चाहिए, आउटसाइड कंट्री नहीं जाने चाहिए। तो ऐसी एक्टिविटी जो इंडिया के बाहर की गई है वो सीएसआर के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पे फिर से एक एक्सेप्शन दे दिया गया है कि जो इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग के पीछे अगर कुछ खर्चा किया जाता है और वो स्पोर्ट्समैन स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के पीछे जो भी खर्चा है और वो आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो उस एक्टिविटी को सीएसआर के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। थर्ड एक्टिविटी यहाँ पे है दोस्तों पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। अगर कंपनी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया है तो उसको भी सीएसआर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर फोर्थ एक्टिविटी है दोस्तों बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज़। अगर कंपनी ने ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़ कोई अमाउंट स्पेंड किया है तो उसको भी सीएसआर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पर अगर जनरल पब्लिक के लिए उसको अमाउंट को स्पेंड किया है और उसके अंदर एम्प्लॉयज़ इंक्लूड है, दैट इज़ ओके। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए अगर कोई स्कीम बनाई है, कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उसके अंदर आपने अमाउंट स्पेंड किया तो उसको सीएसआर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है दोस्तों वो है एक्टिविटी सपोर्टेड बाय द कंपनीज ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस फॉर डिराइविंग मार्केटिंग बेनिफिट फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट और सर्विस की
मार्केटिंग के लिए अगर कोई खर्चा किया गया है तो वो भी सीएसआर एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद लास्ट जो आपकी एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी कैरिड आउट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी अदर स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन अंडर एनी अदर लॉ इन फोर्स इन इंडिया। मतलब किसी लॉ की ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए आपने कोई खर्चा किया है तो उसको भी सीएसआर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो है सीएसआर इम्प्लीमेंटेशन, कि कंपनी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट ला के ये क्लियर किया है कि कंपनी किस तरीके से सीएसआर को इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, जैसे कंपनी या तो खुद सीएसआर एक्टिविटी को अंडरटेक कर सकती है, मतलब डायरेक्टली वो फंड को यूटिलाइज कर सकती है सीएसआर एक्टिविटी के लिए, या फिर सेक्शन 8 कंपनी जो सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन कंपनी के थ्रू वो सीएसआर एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट कर सकती है। उसके बाद कोई पब्लिक ट्रस्ट या फिर सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है उनके रेस्पेक्टिव लॉ के अंदर वो सीएसआर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब किसी कंपनी की जो ऑब्लिगेशन आ रही है उसके लिए सीएसआर एक्टिविटी को अंडरटेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है कोई भी एंटिटी जो स्टेबलाइज है अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये जो कंपनी होती है वो भी सीएसआर एक्टिविटी को अंडरटेक कर सकती है। और जो सेक्शन 8 कंपनी है जो सीएसआर एक्टिविटी को अंडरटेक करने वाली है, तो ये ज़रूरी है कि उनका प्रीवियस 3 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए इस तरह की जो सीएसआर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उनको अंडरटेक करने का। तो ये बात ध्यान, यहाँ पे 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो सेक्शन 8 कंपनी है उसका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद पब्लिक ट्रस्ट और जो सोसाइटी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए उनके रिस्पेक्टिव लॉज के अंदर। उसके बाद जो कंपनी अंडरटेक कर रही है सीएसआर एक्टिविटी को, पब्लिक ट्रस्ट और सोसाइटी, वो सेक्शन 12A एंड 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है उस पर हम बात करने वाले वो है सीएसआर रजिस्ट्रेशन। दोस्तों पहले ये कंपलसरी ऑब्लिगेशन नहीं थी कंपनीज़ पे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट ला के ये कंपलसरी कर दिया है कि जो भी कंपनीज़ हैं जो सीएसआर एक्टिविटी कर रही हैं उनको गवर्नमेंट के पास सीएसआर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सिंपली कंपनी को एक CSR 1 फॉर्म फाइल करना होगा, ठीक है। वो फॉर्म फाइल करने के बाद उनको सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, और वो जो भी होगा सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर वो फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए यूज़ में होगा। जैसे कि पैन नंबर होता है, उसके बाद जीएसटी नंबर होता है जो हमेशा ट्रांजैक्शन में उसको यूज़ किया जाता है, वैसे ही सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो आप जब भी सीएसआर एक्टिविटी करेंगे तो उस सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको शो करना होगा। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो अमेंडमेंट है फॉर सीएसआर रजिस्ट्रेशन ये 1 अप्रैल 2001 के बाद एप्लीकेबल है। मतलब जो भी एक्टिविटी 1 अप्रैल 2001 से पहले अप्रूव हो चुकी हैं उनके लिए सीएसआर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आफ्टर 1 अप्रैल 2001 जो भी सीएसआर एक्टिविटी कंपनी कर रही है, तो जो भी कंपनी उस एक्टिविटी को कर रही है इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट बाय फाइलिंग CSR 1। दोस्तों नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सीएसआर फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेशन। दोस्तों इस अमेंडमेंट में क्या 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 कहा गया है कि जो कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है या फिर कोई अदर पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के फिनेंशियल मैनेजमेंट को लेके, वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये सर्टिफाई करेंगे कि जो फंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिस्पर्स किया था टुवर्ड्स सीएसआर एक्टिविटीज़ वो फंड उस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज हुआ है और उसी मैनर में यूटिलाइज हुआ है जिस मैनर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया था। ये अमेंडमेंट इफेक्टिव है 22 जनवरी 2001 से। मतलब इस डेट के बाद अगर कोई कंपनी सीएसआर फंड यूटिलाइज़ कर रही है तो उस कंपनी के सीएफओ को या फिर किसी पर्सन को जो फिनेंशियल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको ये सर्टिफाई करना होगा बोर्ड को। दोस्तों नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। दोस्तों इस अमेंडमेंट के अंदर ये कहा गया है कि कोई भी कंपनी अगर सीएसआर एक्टिविटी करती है तो किसी पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर से रिलेटेड उस कंपनी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं वो 5% ऑफ द टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब हमको ये देखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होते हैं। देन इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है रूल्स के अंदर कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मीन्स द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शंस। लेकिन कौन से खर्चे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं माने जाएंगे, तो जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली इनकर्ड किए जाएंगे सीएसआर की डिज़ाइनिंग में, सीएसआर इम्प्लीमेंटेशन में, मॉनिटरिंग में एंड इवेल्यूशन ऑफ सीएसआर, तो ये जो भी खर्चे होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं माने जाएंगे। इनके अलावा जो भी इंसिडेंटल खर्चे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होंगे और वो सीएसआर एक्सपेंडिचर के 5% से ज़्यादा फॉर अ पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर नहीं हो सकते।
दोस्तों नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो है मैंडेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट। इस अमेंडमेंट में बोला गया है कि जो भी कंपनी जिनका प्रीवियस 3 इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर का एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज़्यादा था, तो उन कंपनीज़ को अपने सीएसआर प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना कंपलसरी हो गया है। लेकिन इसमें कुछ प्रोजेक्ट को फ़िल्टर कर दिया गया है कि किन प्रोजेक्ट का आपको इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना है। तो जिन प्रोजेक्ट में आपने 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का अमाउंट स्पेंड किया है टुवर्ड्स सीएसआर, तो उन सारे प्रोजेक्ट का आपको इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना कंपलसरी है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस भी प्रोजेक्ट का आप इम्पैक्ट असेसमेंट करवा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए कम से कम 1 साल पूरा हो जाना चाहिए। मतलब जैसे कि आज मैं अगर किसी प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहा हूँ, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो 1 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि हमको कम से कम 1 साल का पीरियड मिले उस प्रोजेक्ट का जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट हुआ है, उसको असेस करने के लिए, उसका असेसमेंट करने के लिए। उसके बाद दोस्तों जो भी असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट की जाएगी इंडिपेंडेंट एजेंसी से, तो वो जो रिपोर्ट होगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्लेस करनी होगी, और जो सीएसआर के ऊपर एनुअल रिपोर्ट बनेगी, उस एनुअल रिपोर्ट में उस रिपोर्ट को अटैच करना होगा। दोस्तों एक बात और भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो ये असेसमेंट किया जाएगा वो इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। मतलब कंपनी को एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हायर करनी होगी जो इस इम्पैक्ट असेसमेंट को करेगी और रिपोर्ट सबमिट करेगी कंपनी को। दोस्तों नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर कमेटी। यहाँ पे दोस्तों ये बोला गया है इस अमेंडमेंट में कि जो भी कंपनी जिनकी सीएसआर ऑब्लिगेशन 50 लाख से ऊपर नहीं है, उनको सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना अब कंपलसरी नहीं है, इट इज़ ऑप्शनल। और अगर कंपनी की ऑब्लिगेशन सीएसआर ऑब्लिगेशन 50 लाख से कम है और वो सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है, तो सीएसआर कमेटी की जो भी फंक्शंस और जो ड्यूटीज़ होंगी, दैट फंक्शन एंड ड्यूटी विल बी डिस्चार्ज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी। दोस्तों नेक्स्ट अमेंडमेंट है सीएसआर सरप्लस ट्रीटमेंट। इस अमेंडमेंट में दोस्तों ये कहा गया है कि आप अगर कोई कंपनी सीएसआर एक्टिविटी कर रही है और उस एक्टिविटी से अगर कोई सरप्लस जनरेट हो रहा है, तो उस सरप्लस को प्रॉफिट में वापस से इंक्लूड नहीं करने का है। मतलब कि सीएसआर एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी सरप्लस अराइज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सीएसआर एक्टिविटी में ही काम में ले सकते हैं। कंपनी के जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है उसका आपको पार्ट नहीं बनाना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया है कि उस एक्सेस फंड को, उस सरप्लस को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। या तो जिस प्रोजेक्ट से वो अराइज हुआ है उसके अंदर वापस से आप उसको स्पेंड कर दें, ठीक है। या फिर उसमें आप स्पेंड नहीं कर पा रहे तो तुरंत उसको अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दें और उसको उस पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर में यूटिलाइज़ कर लें। और अगर उस फिनेंशियल ईयर में आप यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होते ही विदिन 6 मंथ उसको आप ट्रांसफ़र कर दें वो उन फंड्स में जो स्पेसिफाई किए गए हैं शेड्यूल 7 के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो है एक्सेस अमाउंट स्पेंड। दोस्तों इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कंपनी की ऑब्लिगेशन थी 1 करोड़ रुपया कंपनी को सीएसआर ऑब्लिगेशन में स्पेंड करना था, लेकिन कंपनी ने 1 करोड़ और 50 लाख रुपए स्पेंड कर दिए। तो जो 50 लाख का एक्सेस अमाउंट स्पेंड जो किया है कंपनी ने, वो आने वाले 3 साल की जो सीएसआर ऑब्लिगेशन है उसके अंदर सेट ऑफ कर सकते हैं। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर उस एक्टिविटी से कोई सरप्लस जनरेट हुआ था और उस सरप्लस को आपने फिर से उस एक्टिविटी के अंदर स्पेंड कर दिया था, तो जो आप अमाउंट सेट ऑफ कर रहे हैं उसको उस अमाउंट से लेस करना पड़ेगा। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि 1 करोड़ का अमाउंट स्पेंड करना था, तो आपको उस एक्टिविटी से 10 लाख रुपये का सरप्लस जनरेट हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपने उसको उसी एक्टिविटी के अंदर वापस से इन्वेस्ट कर दिया था और आपने 50 लाख का खर्चा और किया, ठीक है। तो जो आपने नेक्स्ट 50 लाख का खर्चा एक्स्ट्रा किया आपकी ऑब्लिगेशन से, उसके अंदर जो 10 लाख आपका सरप्लस जनरेट हुआ था वो भी तो इंक्लूड है। तो आप पूरा के पूरा 50 लाख को सेट ऑफ नहीं कर सकते। 50 लाख में से पहले आप जो सरप्लस आपने ऐड किया था उसको लेस कीजिए, उसके बाद कितना बचा रिमेनिंग 40 लाख। तो इस 40 लाख को आप नेक्स्ट 3 सालों, इमीडिएट 3 साल जो होंगे आपके नेक्स्ट 3 साल, उसमें जो आपकी सीएसआर ऑब्लिगेशन आ रही है उसके अंदर आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि वेयर कंपनी स्पेंड एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट, सच एक्सेस अमाउंट में बी सेट ऑफ अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट टू स्पेंड अप to immediate succeeding 3 financial years, subject to the condition that the excess amount available for set off shall not include the surplus arising out of CSR activity। ये मैं आपको एग्जांपल देके समझा चुका हूँ। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो इसके लिए एक रिजोल्यूशन पास करेंगे कि इतना अमाउंट जो है वो एक्सेस हमने स्पेंड किया है और ये अमाउंट हम आने वाले 3 सालों में सेट ऑफ करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो है कैपिटल असेट्स अंडर सीएसआर। इस अमेंडमेंट के अंदर ये कहा गया है कि
अगर कोई कंपनी सीएसआर एक्टिविटी के लिए अगर कोई कैपिटल एसेट को एक्वायर करती है या क्रिएट करती है, ठीक है, मतलब सीएसआर फंड को स्पेंड करती है टुवर्ड्स क्रिएशन और एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, तो उस एसेट को कंपनी खुद अपने नाम पे होल्ड नहीं कर सकती। उस कंपनी को जो भी एसेट होगी वो सेक्शन 8 कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड होगी, या फिर पब्लिक ट्रस्ट या सोसाइटी जो रजिस्टर्ड होगी उनके रिस्पेक्टिव लॉज के अंदर, या फिर जो बेनिफिशियरीज हैं सीएसआर प्रोजेक्ट के वो उसको होल्ड करेंगे, या फिर पब्लिक अथॉरिटी। इसका मतलब दोस्तों यही है कि आप कोई भी एसेट जनरेट कर रहे हैं, कोई भी क्रिएट कर रहे हैं कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग द सीएसआर एक्टिविटी, तो वो आप खुद कंपनी खुद उसको होल्ड नहीं कर सकती, और जिन कंपनी को यहाँ पे स्पेसिफाई किया है वो कंपनीज उसको होल्ड करेगी। लेकिन अगर क्या होगा कि किसी ने पहले से ही एसेट को जनरेट किया हुआ है इस रूल्स के आने के पहले ही, तो उसके लिए भी इन अमेंडमेंट्स ने क्लियर किया हुआ है कि अगर इस रूल के आने से पहले अगर सीएसआर असेट को जनरेट किया है, तो विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल, जो भी असेट होगी वो आपको इन कंपनीज को ट्रांसफ़र करनी होगी। किनको? सेक्शन 8 कंपनी को, पब्लिक ट्रस्ट को, या फिर रजिस्टर्ड सोसाइटी को, इनको आपको ट्रांसफ़र करनी होगी। और 180 डेज़ में आप नहीं कर पाते हैं तो जेन्युइन जो आपके जस्टिफिकेशन होंगे उनको ध्यान में रखते हुए आपको 90 डेज़ का एक्सटेंशन और दिया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो है सीएसआर रिपोर्टिंग। इससे पहले दोस्तों सीएसआर रिपोर्टिंग इतनी डिटेल में नहीं होती थी, लेकिन इस अमेंडमेंट को आने के बाद बहुत से एडिशनल पॉइंट जो हैं वो सीएसआर रिपोर्टिंग के अंदर डाल दिए गए हैं। पूरा एक नया फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको जो डायरेक्टर रिपोर्ट होगी, जो डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर को सबमिट करनी होती है, उसमें आपको सीएसआर रिलेटेड एक एनुअल रिपोर्ट आपको अटैच करनी होगी, और उसके अंदर आपको ये जो भी पॉइंट्स नीचे मैंने स्पेसिफाई किए हैं वो आपको इंक्लूड करने होंगे। जैसे कि सीएसआर कमेटी की पूरी डिटेल आपको उसमें देनी होगी। उसके बाद सीएसआर प्रोजेक्ट के जो इम्पैक्ट असेसमेंट हो रहे हैं उसकी डिटेल आपको देनी होगी। उसके बाद आपने कोई एक्सेस अमाउंट सेट ऑफ करने वाले हैं आप आने वाले सालों में, तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी। और जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में या फिर इम्पैक्ट असेसमेंट में जो भी अमाउंट स्पेंड किया है, इसकी पूरी डिटेल आपको सीएसआर एनुअल रिपोर्ट के अंदर देनी होगी। तो इस रिपोर्टिंग के ज़रिए दोस्तों गवर्नमेंट ने शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया है। मतलब एट द एंड जो भी पैसा आप सीएसआर में स्पेंड कर रहे हैं वो तो है शेयर होल्डर का ही, तो शेयर होल्डर को पता होना चाहिए कि उसका पैसा किन एक्टिविटीज़ में जा रहा है और किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सीएसआर रिपोर्टिंग को बहुत डिटेल में फॉर्मेट को स्पेसिफाई किया है। दोस्तों नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो है वेबसाइट डिस्क्लोजर। दोस्तों यहाँ पे कंपनी को सीएसआर रिलेटेड जो कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स हैं वो वेबसाइट पे अपलोड करने होंगे। वो डिस्क्लोजर क्या है? सीएसआर कमेटी का जो कॉम्पोजिशन है कि सीएसआर कमेटी में कौन कौन से डायरेक्टर मेंबर्स हैं और कितने डायरेक्टर मेंबर्स हैं, ये सारी डिटेल वेबसाइट पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद कंपनी ने जो सीएसआर पॉलिसी बनाई है उस सीएसआर पॉलिसी को कंपनी को वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। और जो भी प्रोजेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किए हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो सारे प्रोजेक्ट आपको वेबसाइट पे बताने होंगे कि इन प्रोजेक्ट में हम सीएसआर का अमाउंट स्पेंड करने वाले हैं और हम कर चुके हैं। दोस्तों ये जो हम अमेंडमेंट पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, और यही अमेंडमेंट है जिसकी वजह से जो सीएसआर ऑब्लिगेशन है वो वॉलेंट्री से मैंडेटरी पे ट्रांसफॉर्म हुई है। दोस्तों इसको हम समझते हैं कि पहले क्या होता था कि कंपनी जो सेक्शन 135 सब सेक्शन 1 के क्राइटेरिया में फॉल करती थी उसको इमीडिएट 3 फाइनेंशियल ईयर जो थे, इमीडिएट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर थे, उनके एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% जो है वो सीएसआर के लिए स्पेंड करना होता था। ये उनकी ऑब्लिगेशन थी। अब अगर कंपनी वो उस अमाउंट को स्पेंड नहीं करती, मतलब 2% स्पेंड नहीं करती, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उनकी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एक रीज़न स्पेसिफाई करना होता था कि किस वजह से उन्होंने उस अमाउंट को स्पेंड नहीं किया है। दैट्स इट। मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों ये मैंडेटरी नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था कि बोर्ड रिपोर्ट में उसको रीज़न देना होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे देते रीज़न, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। इन अमेंडमेंट्स के आने के बाद अब वो मैंडेटरी प्रोविज़न हो गए हैं, और किस वजह से हुए हैं ये हम समझते हैं। दोस्तों अब अमेंडमेंट रूल्स ने आपके सामने दो सिचुएशन रखी है। या तो आपका जो अमाउंट है वो किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है। अब हम समझते हैं सबसे पहले कि अगर वो अनस्पेंट अमाउंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो क्या होगा। दोस्तों उसको आपको एक स्पेशल अकाउंट जो होगा अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, इसके अंदर आपको उस अनस्पेंड अमाउंट को ट्रांसफ़र करना होगा। उसकी एक टाइम लिमिट है कि कितने टाइम में आपको वो अनस्पेंड अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। दोस्तों आपको विद इन 30 डेज़
वो अमाउंट अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर, ठीक है। मतलब जैसे कि 31 मार्च 2021 तक मुझे 1 करोड़ रुपीज़ अमाउंट CSR में स्पेंड करना था, ठीक है, और वो मैं नहीं कर पाया। तो टिल 30 अप्रैल 2021 तक मुझे उस अमाउंट को अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अब ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा दोस्तों कि उस अमाउंट, मेरे पास 3 साल है उस अमाउंट को यूटिलाइज़ करने के लिए। इसका मतलब 3 साल के अंदर अंदर अगर मैंने उस अमाउंट को यूटिलाइज़ कर दिया तो ठीक है, वरना मुझे उस 3 साल, जो तीसरा साल है वो ख़त्म होने के विदिन 30 डेज़ मुझे शेड्यूल 7 में जो फंड स्पेसिफाइड है उसके अंदर उस अमाउंट को ट्रांसफ़र करना होगा। और वो जो फंड है वो गवर्नमेंट मेंटेन करती है, और गवर्नमेंट फिर जैसा चाहे उस अमाउंट को CSR के लिए यूटिलाइज़ कर सकती है। सेकेंड सिचुएशन दोस्तों ये है कि वो जो अमाउंट है वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं था, मतलब आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं किया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका फिनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ, मतलब जैसे ही अपन ने एग्जांपल लिया है 31 मार्च 2021 का, तो जैसे ही 31 मार्च 2021 निकलता है, विदिन 6 मंथ आपको उस अनस्पेंट अमाउंट को शेड्यूल 7 के अंदर जो फंड स्पेसिफाइड है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। और आपको बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ये रीज़न देना है कि आप क्यों अमाउंट को यूटिलाइज़ नहीं कर पाए CSR के लिए। तो दोस्तों इस अमेंडमेंट से आप समझ चुके होंगे कि अब अगर आपने एक बार किसी फंड को CSR के लिए एलोकेट कर दिया है तो आपको उस अमाउंट को CSR के लिए यूटिलाइज़ करना ही होगा। पहले जैसा नहीं है कि आपने नहीं किया तो आपको बोर्ड रिपोर्ट में रीज़न देना है और ठीक है फिर आप ऑब्लिगेशन से फ्री हो गए। नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब आपके लिए एक स्पेशल फंड बनेंगे, उस फंड के अंदर आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करना है और आपको आपकी CSR ऑब्लिगेशन को पूरा करना है। तो दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे CSR रिलेटेड जो हमने इस वीडियो में पढ़े। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि मैंने हर अमेंडमेंट के नीचे उसकी इफेक्टिव डेट दी हुई है कि वो अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव है, तो उस डेट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना उस अमेंडमेंट का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल रॉन्ग हो सकता है। इन अमेंडमेंट्स से रिलेटेड अगर कोई आपके डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उन डाउट्स को तुरंत क्लियर करूँगा। और भी कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।